स्टार्ट करूंगा क्या मैं? बिल्कुल आप। हाँ। बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है सोनी जी, जिनसे आप हम चर्चा करेंगे और लगातार किसान हितैषी बनकर लगातार किसानों के हित में अपनी आंदोलन को मजबूत बनाकर लगातार आंदोलन किए हैं। और हम जानेंगे उनका जीवन परिचय भी जानेंगे और उनसे खास चर्चा करेंगे। सोनी जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। सभी को साधना चैनल के सभी भाइयों को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। जय जोहार। सोनी साहब, सबसे पहले चर्चा के दौरान शुरुआत करेंगे कि कैसे आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और किस तरह से फिर आगे बढ़ते गए आप और आज इस मुकाम पर हैं। सर्वप्रथम मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत कम उम्र से ही पहले मैं गाय और जीव जंतुओं की निःशक्त जीव जंतुओं की सेवा करता था। तो मेरे मन में हमेशा एक भाव रहा कि नहीं, जीवन में कुछ करना चाहिए। और मैंने हमेशा निःशक्त जीव जंतु, अपने कमजोर वर्गों के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका अपने आर्थिक मदद करना, अपने कमाए हुए धन से थोड़ा उनका सहयोग करना, कपड़ों का, जूतों का, अन्न का, राशनों का, जिस प्रकार का भी हो मैं उनको सहयोग करता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि समाज में मैं कुछ काम कर सकूं। तो इन विचारों को लेकर मैंने काफी गौ का सेवा की, जीव जंतुओं का सेवा की। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे भिलाई में जो टेम्परेचर जनवरी से चालू होती है, बहुत धीरे धीरे जब मार्च अप्रैल आता है तो वो 28 से लेकर जून जुलाई तक जाकर वो 48 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो मैं क्या होता है कि आप देखे होंगे गायों को और जो निःशक्त जीव जंतु, जो घुमंतु जीव जंतु है, वो पानी के लिए एकदम बेहाल रहते हैं, तरस रहते हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया क्यों ना इनको पानी पिलाया जाए। तो मैं एक सेवा चालू करी जिसमें मैंने निःशक्त कोटना, मतलब कोटना जो गाय पानी पीते हैं उनको मैं जगह जगह रखवाना चालू किया। और लोगों को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया कि मेरे नंबर में आप मुझे फोन करें, मैं घर पहुंच सेवा दूंगा। तो मैंने इस सेवा को लगातार विगत 15 वर्षों से कर रहा हूँ। और गौ माता की कृपा से और लोगों की कृपा से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत मेरे को फोन किया, बहुत चाहा, बहुत सराहा। और ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क मैं करता हूँ। और जो मैं काम अपने काम धंधे से जो अर्जित मुझे जो पैसे होते हैं उससे मैं निकाल कर करता हूँ। जी, गौ सेवा के लिए लगातार आप लगे रहें। किस तरह से परेशानी आपको झेलनी पड़ी? क्योंकि कई बार क्या है, गौ जो मालिक होते हैं वो छोड़ देते हैं ऐसे, और फिर सड़क पर बैठकर मवेशी जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उसको भी किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि जब मैं थोड़े छोटे स्केल में करता था तो दिक्कतें नहीं थी। जब मैं बड़े स्केल पे आया, सड़कों पे आया, तो देखा कि जो घुमंत जो जंतु हैं वो सड़कों पे बैठ जाते हैं। और लोग दूध निकालने के बाद, लोगों को मैंने देखा कि जानवरों को, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलन रहा है कि दूध निकालने के बाद मवेशी को छोड़ दिया जाए, जानवरों को छोड़ दिया जाए। तो वो सारे सड़कों पे आ जाते थे। तो कई बार देखा जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। तो होता यह है कि जब हम उन्हें कुछ चाहते थे, कुछ व्यवस्था चाहते थे, जैसे उनको कहीं चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उन्हें अस्पताल ले जाने में या उनका इलाज कराने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को खोजता था, डॉक्टरों को खुद कांटेक्ट करता था। तो कभी कभी एक वाकया आपको बताऊंगा कि मैंने जानवरों के इलाज करने के बजाय इंसानों के इलाज कराने वाले डॉक्टरों से भी मैंने जानवरों का इलाज कराया है। ऐसी परिस्थिति मुझे को देखने को मिली है। फिर मैं जानवरों को डॉक्टरों से बाकायदा संपर्क में रहता था, उनको हमेशा कांटेक्ट करता था कि भैया यहाँ गाय के एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ आ जाइए। तो मेरे पास जो समस्या रही, फिर कुछ समाज सेवा मेरे साथ सामाजिक लोग ऐसे जुड़े कि भैया मेरे को फोन करो, हम आपको लेकर जाएंगे, गायों को लेकर जाएंगे। तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। और निरंतर मुझे पर डे कुछ ना कुछ गाय के संदर्भ में मुझे कॉल आते रहते हैं और मैं उनकी सेवा में बिल्कुल लगा रहता हूँ। ये समस्या मुझे प्रमुख लगी। और एक तो साधन की, और उन जो घुमंत जीव जंतु है उनको नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं गर्मी में, बारिश में। तो उस समय क्या होता है, डॉक्टर का बड़ा अभाव रहता है। तो ये अभाव अपने को देखने को मिला। जी, जैसे गौ सेवा, आप लगातार गौ सेवा में लगे रहे, उनके बाद फिर एक चेंजेस आपके जीवन पर दिखा और आप किसानों के हित के लिए भी लड़ाई करना चालू किए। इस तरह से शुभारंभ हुआ इसका? देखिए, मैं जब गाय की सेवा, निःशक्त जीव जंतुओं को सेवा करता था तो मेरे पास अर्थ इतना नहीं रहता था, पैसा इतना नहीं रहता था। और मैं जो भी बात कहूंगा एकदम बिल्कुल सच से कहूंगा, एकदम दिल से कहूंगा कि मेरे पास इतना पैसा रहता नहीं था।
तो मैं इतने बड़े स्केल में काम कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं लोगों के पास जाता था तो मुझे ऐसा लगा कि हम सेवा कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे और उनकी क्या व्यवस्था हो सकती है। तो मैंने कई सामाजिक संगठनों से जुड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन सब जगह समस्या आती थी अर्थ की। तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, राजनीतिक जीवन में आया जाए, थोड़ा लोगों का काम किया जाए, अब स्केल को बड़ा किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपना नाम को कमाऊं और लोगों को बताऊं, मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में रहकर मैं इस काम को बड़े स्केल पे करूं, लोगों की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं और गरीबों के बीच में जाकर उनके दुखों को बांटने का प्रयत्न करूं, क्योंकि जीवन एक बार मिला है ऐसा कहते हैं और हमारे संत ऋषि मुनि ने कहा है कि आप कुछ करिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का, मेरे गुरु है हेमशंकर शर्मा जी जो जामोल से आते हैं, वो मेरे को बोले हरिओम सोनी जी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप पार्टी से जुड़ जाएं, तो आपको एक बड़ा स्केल मिलेगा, बड़ा मंच मिलेगा, आप वहां अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से कर सकते हैं। तो गुरु जी ने मुझे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलाया। जब भूपेश भैया उस वक्त बीसीसी चीफ थे, वहां मुझे भिलायती लेके गए, वहां मेरा परिचय कराया गया, वहां बताया गया कि ये गौरक्षक है, भाजपा माइंड का आदमी है, आप हमारे पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है। तो माननीय भूपेश भैया ने एकदम विनम्रता से मेरी ओर देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे पार्टी में आइए, आपका स्वागत है। मुझे प्रदेश का महासचिव पद में मुझे नियुक्त किया गया और मेरी मुलाकात माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी से हुई, जो अभी छत्तीसगढ़ में प्रभारी और संगठन मंत्री हैं। तो उनका स्नेह मुझे मिला, मेरे काम को उन्होंने देखा कि नहीं ये लड़का है, काम कर सकता है, तो उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैं उसे जवाबदारी दी गई कि आप एक काम करिए, आप भिलाई के रहने वाले, आप दुर्ग जिला का प्रभारी भी बन जाइए, और प्रभारी का पद भी मुझे दिया। और माननीय मैं अपने भूपेश भैया को बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। आज में जो कुछ भी हूँ और जो भी मेरे अंदर जो टैलेंट है, क्षमता है, और जो भी मेरे अंदर कुछ भी काबिलियत है, तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा है, मेरे माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी के द्वारा है, मेरे गुरुजनों के द्वारा है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद मैं हमेशा चाहूंगा कि मुझे मिलता रहे। जी, अभी पिछले समय लगातार कृषि कानून बिल की वापसी के लिए आंदोलन आप लोगों का रहा और आप हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हैं। किस तरह से हस्ताक्षर अभियान को चलाकर मुहिम छेड़े? मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार के द्वारा जब ये कृषि बिल आया, तो कृषि बिल आने के बाद में एक ऐसा देश में माहौल बना कि नहीं ये कृषि मतलब किसानों के विरोध में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में ऐसी बात हुई कि नहीं ये कृषि बिल है, और कृषि बिल जिस प्रकार के आए हैं वो किसान विरोधी है और किसानों के साथ में अन्यायपूर्ण काम होगा, क्योंकि सारे मंडी की प्रणाली समाप्त हो जाएंगे, विपणन की प्रणाली समाप्त हो जाएंगे। तो एक सघन हस्ताक्षर अभियान की जिम्मेदारी मुझे दुर्ग में दी गई। तो मैं एक एक गांव घूमकर, एक एक जगह स्टॉल लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उनके साथ मैंने हस्ताक्षर अभियान की मुहिम में जोड़ा। और उस वक्त माननीय चंद्रशेखर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे किसान कांग्रेस का, और हमारे भैया ने बोला नहीं इस काम को आपको जोर शोर से करना है, आप जाइए और एक एक गाँव तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। तो हमने और अपनी पूरी टीम के साथ मैं पूरे दुर्ग जिला, अहिवारा विधानसभा, भिलाई, जहां भी मेरी पहुंच हुई मैं एक एक जगह गया स्वयं। मैं क्योंकि मैं अपने आप को पदाधिकारी कभी माना नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में शुरुआती जीवन से काम किया हूं। तो मुझे पद में रहना मुझे थोड़ा भी मतलब गवारा नहीं लगता, मुझे लगता मैं कार्यकर्ता ठीक हूँ। तो मैंने उनके साथ स्वयं घूम घूम कर मैंने पूरे क्षेत्रों में काम किया और लगभग 1 लाख हस्ताक्षर अभियान मैंने भिलाई, दुर्ग में और अपने विधानसभा क्षेत्रों में किया, और मैंने प्रदेश कार्यालय में उसकी मैंने जमा कराई। तो मैंने एक चीज देखा कि इस कानून को लेकर किसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नया कानून एक है क्या। तो इस दौरान में हमने काफी संघर्ष किया। जी, निरंतर कृषि कानून बिल के वापसी के लिए आप लोग संघर्ष किए और आप लोगों की जीत भी हुई। कहीं न कहीं किसानों का जीत है ये, और किसानों में उत्साह भी दिखा। कृषि कानून बिल एक्चुअल में नुकसान किस तरह से दिख रहा था, थोड़ा सा अपन बात करेंगे। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कृषि बिल को लेकर आए तो इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बिल इतनी जल्दी लेकर आए। लोकसभा और विधानसभा में देखेंगे तो मात्र 7 दिनों के अंतर्गत में वो पास हो गया, 3 दिनों में लोकसभा पास हो गए, 2 दिनों में विधानसभा पास हो गए। उसके बाद आप देखेंगे 7वें दिन महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी उसमें हस्ताक्षर करते हैं। तो यह बिल का अतिशीघ्र आना
और इस बिल पे किसी भी प्रकार का सार्वजनिक चर्चा केंद्र के द्वारा नहीं करना। और हमारे देश में लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर 170 से 75 कृषि संगठन है, तो कभी उनके बीच में कोई परामर्श नहीं की गई। केंद्र की सरकार द्वारा अगर वो चाहते कि नहीं इस कृषि बिल को लाना है और इस कृषि बिल पे हमको अच्छी रिजल्ट चाहिए, तो देश में देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत कम रकबा, मेरे पास खुद 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन में खेती करता हूँ। तो होता क्या है कि हमारे देश में 70% ऐसे जो सीमंत किसान है, छोटे किसान है, और छोटे किसान ऐसे हैं कि जिनको 1 एकड़ 2 एकड़ में प्रोडक्शन लेना है, कृषि उत्पाद लेना है, और लेने के बाद ये कानून जब आया तो उनको लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इस कानून की समझ किसी को नहीं थी। और मैं बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं लोगों को नहीं समझा पाया, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इस कानून को वो ठीक तरीके से नहीं समझा पाए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि भाई कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया, वो बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यह कृषि कानून लोगों को समझ में नहीं आ पाया। अब अगर आप मुझे थोड़ा समय और दे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। इसमें पहला बिल जो आया, कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, इसमें एक वर्ड आता है एपीएमसी। आप देखे होंगे एपीएमसी का क्या काम है। एपीएमसी राज्य द्वारा निर्धारण कार्यों को किया जाता है और केंद्र सरकार जो आदेश करती है उस पर राज्य सरकार चलता है। लेकिन एपीएमसी के माध्यम से जितनी मंडी की प्रणाली है, विपणन की प्रणाली है, उसको कार्यवंत राज्य सरकार करती है। आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो पंजाब पहला राज्य था जिसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि नहीं, एपीएमसी का जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है, आप केंद्र इसमें भीगने नहीं डाल सकती है, आपका कार्य क्षेत्र नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। तो सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि जो केंद्र की सरकार है, अगर विश्वास में थोड़ा सा लेकर थोड़ी सी जवाबदारी को समझती, और हमारे केंद्र के जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वो कहते हैं कि हमारा देश सरप्लस है, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ, देश आज सरप्लस है। लेकिन होता क्या है, इस कानून जब आया तो एपीएमसी के माध्यम से जो विपणन की प्रणाली से राज्य सरकार जो खरीदती है वो तो ठीक है, लेकिन देश के सामने आज भय स्थिति ये है कि जो सरप्लस होता है, आप देखे होंगे प्रोडक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास 10 क्विंटल होता है, 8 क्विंटल सरकार खरीदती है, 2 क्विंटल जो सरप्लस बच जाता है उसका लेवाल आज देश भर में कहीं नहीं है। वो वह औने पौने देश का किसान आज बेचने को मजबूर है, आज देश का किसान औने पौने में उससे बेचता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि इस कानून को समाप्त ना करते हुए, जैसे आप देखे होंगे वो तुरंत अगर कहें कि अब यह कानून वापसी होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह चाहिए था कि इसमें एक अमेंडमेंट बिल लेकर आते, पहला चीज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर इस कानून को निरस्त ही करना था, वापस ही करना था, फिर 14 महीने का समय क्यों, इतना आंदोलन क्यों, देश का माहौल क्यों बिगड़े। दूसरी बात, तीसरी बात यह होती है कि अगर इसमें एक अमेंडमेंट ले आते, आप देखे होंगे 10th का परीक्षा हो, 8th की परीक्षा हो, 11th का परीक्षा हो, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में कम नंबर लाता है तो उससे एक सप्लीमेंट्री का व्यवस्था होती है, वो री एग्जाम दे सकता है। तो क्या इतने बड़े देश में जो कानून आए और इतना बड़ा ये कानून का बिल आया, तो क्या इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार के द्वारा ये 100% चूक हो रही है, तो देश के वो लोगों को विश्वास में नहीं ले पा रहे, पहला चीज। दूसरी बात, किसी भी बात को वो इतना सडन तरीके से कहते हैं और आकर अकेले कहते हैं कि भाई ये किसान बिल वापस होगा, ये कह देते हैं आके देश को कि भाई ये वापस नहीं होगा, इसे हम अमेंडमेंट करेंगे और आप एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं, एमएसपी हम देने को तैयार है, लेकिन किस तरीके से देंगे, ये मेरा विचार है। मैंने बहुत अध्ययन करके मुझे लगा कि इसमें अमेंडमेंट होना था। क्या अमेंडमेंट होना था कि भाई देखिए ऐसा है, किसान अन्नदाता हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी उत्पादन हो और जो भी सरप्लस माल हो उस पर हमको एमएसपी मिल जाए, गारंटी मिल जाए। वो माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी एक लाइन इसमें अमेंडमेंट ये कर देते कि आपको एमएसपी मिलेगी जितना राज्य सरकार खरीदती है, जितना कोटा निर्धारण केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार जितनी खरीदेगी और जो बच जाएगा उसको जो भी प्रोसेसर है, जो भी एग्रो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रिस्ट है, स्टॉकेट लोग है, वह खरीदेंगे तो आपको एमएसपी पे खरीदेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं आपको पूरे देश को एक बाजार दूंगा, एक बाजार दूंगा बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म दूंगा, उनका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन मान लीजिए कोई व्यापारी हमारे बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, कहीं का व्यापारी किसी कृषि उत्पाद को लेकर अन्य राज्यों में जाएगा तो वहां कहाँ बेचेगा, उसकी क्या व्यवस्था है।
और बेचेगा तो किस दर पर बेचेगा, इसे कौन खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसका मूल्य तय कौन करेगा। दूसरी बात, जब एपीएमसी क्या बोलता है, एपीएमसी ये बोलता है कि राज्य सरकार के द्वारा जो क्रय होगा उसका भुगतान तो राज्य सरकार करेगी, विपणन करेगी। लेकिन जब व्यक्ति जब राज्यों से बाहर चला जाएगा, किसान कंफ्यूजन यहाँ हो रही थी ललित जी, कि जब कृषक अन्य राज्यों में चले जाएंगे तो एपीएमसी से बाहर हो जाएंगे। एपीएमसी का एक्ट ये होता है कि राज्य सरकार विपणन के माध्यम से, मंडी के माध्यम से तय कीमतों को राज्य सरकार खरीदती है। जब वह व्यक्ति राज्य से बाहर चला जाएगा तो उसका मूल्य समर्थन कैसे मिलेगा। पहला क्वेश्चन, किसान बहुत गुमराह थे, किसान परेशान थे, इस बात को लेकर परेशान थे कि हम अन्य राज्यों में अपने खाद्य उत्पादों को लेकर चले जाएंगे तो वहां हमारे को क्या कीमत मिलेगी और तय कौन करेगा। नंबर 1, तो तय करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार कहीं खड़े होकर ये नहीं बोले कि मैं खड़ा हूं और मैं आपको एमएसपी देना चाहता हूं, मैं एमएसपी दूंगा। जो उद्योगपति है वह आपको जो भी कृषि से जुड़े हुए हैं, बड़े प्रोसेसर है, उद्योगपति है, एग्रो इंडस्ट्री वाले हैं, वह आप जाइए अपने सामान को वह एमएसपी दाम पर आपको खरीदेंगे। केंद्र सरकार को ये चाहिए कहना। जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, तो ये चाहिए। अब रही बात कि केंद्र सरकार ने कहीं इस बात की गारंटी नहीं ली। अब लोगों को लगा, अब दूसरा कानून ये आता है कि आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन करने वाला कानून मुझे लगा, ये लगा जिसमें आप वस्तु अधिनियम में देखेंगे उसको संशोधन कर दिया गया। आवश्यक अधिनियम में जो खाद्य नियम बनाए गए थे 1955 में, उसमें अत्यधिक भंडारण करने वालों पे कानून था, जुर्माना था, सजा का प्रावधान था। लेकिन अभी जो नए कानून आए उस कानून के तहत में अत्यधिक भंडारण को समाप्त कर दिया गया। अब आप स्टॉकेज जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, आपको भंडारण की कोई लिमिट नहीं होगी। प्लस तो इन लोगों को लेकर, इस समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार कभी गंभीरता से खड़ी नहीं हुई। अब आप देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम में जितने भी फसल आएंगे उसको उद्योगपति अगर मान लीजिए स्टॉकेट करता है और उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो देश में कालाबाजारी की स्थिति हो जाएगी, भय स्थिति हो जाएगी। अत्यधिक भंडारण अगर कोई भी व्यापारी करेगा तो उस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने की व्यवस्था हमारे केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं। नंबर 1। दूसरी बात यह होती है कि जब अत्यधिक भंडारण होगा तो वह व्यापारी किस दर पर बेचेगा। ये कहते हैं कि सिर्फ दो कंडीशन में इस खाद्यान्न सामग्री योजनाओं को रोका जा सकता है। कब रोका जाएगा? जब देश में बाढ़ की स्थिति होगी, आपात की स्थिति होगी, और जब देश में कोई ऐसी स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति होगी, तो यह कानून को पूर्णतः रोका जा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए ललित जी कि अत्यधिक भंडारण जब होगा तो हमारे देश के जो छोटे लोग हैं, जो बहुत कम दिहाड़ी में काम करने वाले हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, बहुत कम तनख्वाह पे काम करने वाले, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो किसान जो उत्पादन करता है वो तो सारे लोगों के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है। बिल्कुल। और उस पर हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो उस व्यक्ति सभी पे अधिकार होता है कृषि उत्पाद का। लेकिन कहीं पर भी केंद्र की सरकार ने ये खड़े होकर नहीं बोला किसानों के साथ में कि भैया हम एमएसपी देंगे, आप आइए। एमएसपी का माध्यम ऐसा होगा, ऐसा नहीं बताया कि मान लीजिए अगर एमएसपी मांग रहे थे किसान, सिर्फ दो बातों को मांग रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, और मान लीजिए एपीएमसी खत्म हो जाएगा, मंडी की प्रणाली खत्म हो जाएगी, विपणन की प्रणाली खत्म हो जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे, और जाएंगे तो हमारे अन्य राज्यों में किस प्रकार का हमारे साथ दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो केंद्र सरकार को ये चाहिए था इस कृषि बिल को वापस ना लेते हुए इसमें अमेंडमेंट कर देते, एमएसपी दे देते। एमएसपी आज देखिए हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति है और विश्व लेवल के उद्योगपति है, और हम भी आज अपने खाद्य सामग्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। भारत किसी से कमजोर नहीं है, किसान भारत का जो है आप बिल्कुल उन्नत और प्रगतिशील है। लेकिन व्यवस्था ऐसी रहेगी जो किसान जाएगा कहाँ, किसान के सामने क्या रास्ते होंगे। तो केंद्र सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए आकर कि अगर आपको एमएसपी चाहिए तो हम एमएसपी देंगे, लेकिन इसका माध्यम ये होगा, क्योंकि केंद्र सरकार सारे सरप्लस मालों को नहीं खरीद सकती, ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बजट भारत सरकार का नहीं है। लेकिन उसमें हमारे देश के पास बड़े बड़े प्रोसेसर लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े एग्रो के काम करने वाले संबंधित लोग हैं, वो हमारे सरप्लस जो खाद्यान्न है
उसमें बिल्कुल एमएसपी दे सकते थे। और केंद्र सरकार से बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि केंद्र सरकार से यह कानून को बनाते समय चूक हो गई, पहला चीज। दूसरी बात, अभी वापस लिए तो भी चूक करके वापस लिए। भाई इस जगह में एक सार्वजनिक बैठक होती, सार्वजनिक लोगों को बुलाया जाता और सार्वजनिक मंच में चर्चा होती, तो ऐसी क्या समस्या है कि जो इतने बड़े देश में, प्रजातंत्र देश में, जो पूरे विश्व का गुरु मानने वाला भारत देश है, लोगों इनकी लोहा को सब लोग मानते हैं, लेकिन हम अपने ही कानून को आज घर में सीधा नहीं कर पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। कितना बड़ा प्रजातंत्र है जिसका जी। तो आप देखेंगे ललित जी कि गंभीरता से कभी केंद्र सरकार ने किसानों को कभी लिया नहीं। और कानून को बनाते समय कभी, मान लीजिए अपन लोग घर में शादी विवाह करते हैं, छोटे से भी कोई काम करते हैं। विषय ये है सोनी साहब जी जी, पिछले 2 से 3 दिनों पहले आपने फसलों का निरीक्षण करने किसानों के खेत पे पहुंचे थे, और आप भी एक किसान पुत्र हैं। किसान जो है वर्तमान में मौसम की मार झेल रही है, और कहीं न कहीं कुछ जगहों पर फसल जो है नुकसान हुई है बारिश की वजह से। उनको किस तरह से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से आप मांग की? देखिए, मैं 2 दिन पहले पूरा मैंने दौरा किया था और मैंने बहुत सारे खेतों में जाकर देखा, फसलों को देखा। और एक अमूमन ये होता है कि इस दौरान में थोड़े बहुत बारिश होते हैं, और बारिश होते हैं तो जो फसल कटे हुए नहीं रहते हैं, जो मिजाए नहीं रहते हैं, अगर उनमें पानी पड़ जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर फसल कट गए हैं, मिजाई मतलब उसकी मिसाई हो गई है, मिजाई हो गई है, तो अगर वो फसल भीग जाए तो फसल नष्ट होते हैं। तो उसकी प्रतिशत मैंने देखा कि अभी ज्यादा तो नहीं दिखी मुझे, और मैं एक दौरा और करके देखूंगा कि क्या स्थिति है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार और माननीय भूपेश भैया उनके मुख्यमंत्री हैं, और आप कृषि के प्रति देखेंगे, किसानी के प्रति देखेंगे, अन्नदाताओं के प्रति देखेंगे, तो इनके पास ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। अब राजीव गांधी न्याय योजना के तहत में आप देखेंगे 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदी होती है पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी इतने मूल्यों पे धान की खरीदी नहीं होती है। तो समस्या वहां पर है जिन राज्यों में इस प्रकार के समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी होती है, और हमारे राज्य तो उन्नत राज्यों में है। आने वाले समय में आप देखेंगे 2-5 वर्षों में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ के प्रगति के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ का शासन ने जो काम किया है वो बिल्कुल विश्व देखेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे लाभ लोगों को ना हो, एक व्यक्तियों के प्रति ऐसी योजनाओं को बनाया है। अब गोधन न्याय योजना को आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको पशुपालक के बारे में बताता हूँ कि कृषि से सबसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय होता है हमारे जो मवेशी है, जानवर है। तो समस्या क्या थी आज से 3-4 वर्ष पहले ये थे कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास में 4 मवासी है, जानवर है, तो उसे वो खिलाएगा क्या? तो जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार आई और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान है, और स्वयं ऐसा लगेगा नहीं, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भूपेश भैया से, तो आपको लगेगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री है, ऐसा लगेगा वो किसान के बेटे और किसान है, वो अपने छत्तीसगढ़ की मिट्टी से बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि इन मवेशियों का क्या होगा, तो वह राजीव गांधी न्याय योजना के तहत में आप देखेंगे गौ पालनों को एक बढ़िया कानून दिया गोबर खरीदी का। तो अब होता यह है कि किसान को गोबर की भी आवश्यकता है, संपूर्ण गोबर सरकार नहीं खरीद सकती। 15 दिन का गोबर अगर मान लीजिए किसान अपने लिए रख लेता है, खेती किसानी के लिए 15 दिन का गोबर हमारे राज्य सरकार को बेचता है, तो भी उनमें चारा की, मान लीजिए एक गाय 15 किलो गोबर देती है या 15 किलो वेस्ट मटेरियल मिलता है, तो 30 रुपए की व्यवस्था पर डे हमारे सरकार के द्वारा किसानों को होती है, और किसान अपने मवेशी को अच्छा चारा खिला सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसको गोधन न्याय योजना बनाई गई, उसमें माननीय जी हमारे माननीय जी। दूसरा आप देखेंगे जी, बताइए साहब, वाकई में गोधन न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ के जो 4 चिन्हारी जो है नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी, वाकई में किसानों के लिए और आम नागरिकों के लिए और जो चरवाहा है उन लोगों के लिए भी काफी लाभकारी हुआ है। हम लोग भी फील्ड में काफी न्यूज बनाए हैं। सोनी साहब, एक महत्वपूर्ण आपसे एक सवाल था कि आप अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में जब माननीय भूपेश भैया से मैंने जुड़ा तो उनके काम करने जो मैंने तरीका देखा कि वो सवेरे बिल्कुल 6 बजे प्रातः मैं उनके पास जाता था, तो वो उस वक्त में मुझे उतने ही एनर्जिक दिखते थे। और
11 बजे वो निकलते थे दौरे में, वो उस पर सरकार हम लोगों की नहीं थी, तो मैं देखता था माननीय भैया उसके बाद प्रदेश का दौरा बाई कार करते थे। और सुबह आप देखेंगे तो फिर सवेरे 7 बजे 6:30 बजे घर पे उसी एनर्जी के साथ में अपने समर्थकों से मिलते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। तो मैं भैया की इस बात को देखकर, माननीय भूपेश भैया की बातों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उनके जो काम करने के जो तरीके हैं उनसे मैंने बहुत दूर से मैंने सीखा कि नहीं, अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं तो संघर्ष करिए, निरंतर प्रयास करिए और अपने लोगों को हमेशा जोड़कर चलिए। तो मैं अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपने गुरु के तौर पर और उनके कार्य को देखकर मैं को भूपेश भैया को ही माननीय में गुरु मानता हूँ, उनसे ही प्रेरणा लेता हूँ। और जितनी योजनाएं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया ने बनाया, तो उनको देखकर बहुत खुशी होती है कि नहीं, मैं सही व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं से, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के युवाओं से भी मैं आह्वान करूंगा और किसानों से भी आह्वान करूंगा कि प्रेरणा हो, आप बाकी राज्यों को भी देखिए कि उनकी योजना क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की क्या योजना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, क्योंकि वो इस प्रकार का काम करते हैं कोई व्यक्ति ना छूट जाए। आप जितनी भी योजनाओं को देखेंगे वर्षों से लटका हुआ, आप देखेंगे 2004 में स्वामीनाथन कमीशन की कमेटी बनी, उन्हें बोला नहीं, किसानों को उपज से 1.5 गुना मूल्य पर आपको खरीदना है, किसानों को लाभ हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 2500 क्विंटल धान की खरीदी की गई। तो आप देखिए, अगर किसी कार्य को सिद्ध करने वाली बात, संविधान के लोगों के बातों को सिद्ध करने की बात और किसानों को अधिकार देने की बात, स्वामीनाथन कमेटी से बढ़कर कोई काम किया है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के शासन कांग्रेस के शासन में हुआ। और उसके नेतृत्व माननीय भूपेश भैया कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बिल्कुल कुशल नेतृत्व है। हर क्षेत्र में आप देखिए, वनवासियों को पट्टा देने का मामला कब से लटका हुआ था, आप देखेंगे वर्षों बरस आदिवासी भाई जंगलों में जो खेती कर रहे हैं उनको वन पट्टा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे भूपेश सरकार जैसी बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, सर्वप्रथम हमारे माननीय भूपेश भैया ने वनवासियों को अधिकार दिलाए जिससे वो वंचित थे। तो अब दूसरा योजना को आप देखेंगे, तेंदुपत्ता खरीदी का उसमें बोनस की प्रक्रिया लाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ललित जी, कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जब सरकार में बैठे, पहला दिन उन्होंने काम किया कि 17,400 करोड़ रुपए को कर्ज को माफ किया और बिजली को हाफ करने का जो निर्णय लिया, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैंने बोला नहीं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है और यह छत्तीसगढ़ को इतनी उन्नति और प्रगति की ओर ले जाएंगे जिसका हिसाब भी रहेगा। और वो बातें पूरी सिद्ध हुई आज, उनकी कोई भी योजना फेल नहीं है। ठीक है, अब जी पार्षद चुनाव जो है चरम पर है, नगरीय निकाय चुनाव। क्या आगे अगर सरकार आपको मौका देती तो पार्षद चुनाव लड़ेंगे कि अभी आप सेवा करेंगे पार्टी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले प्रदेश में महासचिव था, दुर्ग जिला प्रभारी था, अभी मैं भिलाई जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का हूँ। तो अध्यक्ष तो कोई चुनाव लड़ नहीं सकता और मैं भविष्य में कोई दायित्व तो मुझे पार्टी देती है संगठन का, दूसरे मैं निर्वाह करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात बिल्कुल तय है। और मेरे जो समर्थक हैं, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिए मैं सेवारत रहूंगा, प्रयासरत रहूंगा। जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य शक्ति है, संगठन के माध्यम से, संगठन के विचारधाराओं के माध्यम से उन तक बात पहुंचाऊंगा। इसी उद्देश्य को लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो इस तरह से हम सोनी साहब से विस्तार से चर्चा कर रहे थे और निरंतर किसानों के हित में संघर्षशील है और भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों की मांग को लगातार पूर्ण किए हैं। और इस तरह से हम फिर से एक नए शख्सियत के साथ मिलेंगे साधना न्यूज पर। आपका बहुत बैक टू स्टूडियो। भैया, आपके साधना टीवी को जय जोहार। इंटरनेट पे है बनेंगे फॉलोवर